Hello everyone, welcome to the Bitwise Learning. Today we are going to study Technical Communication Unit 3, which is Communication Skills for Presentation, Writing, Designing and Speaking. तो इसका सिलेबस है, इसमें हमें पढ़ना है थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग, टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग, हाउ टू पिच एन आइडिया, जिसमें इसकी प्रोसेस, प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर को देखेंगे. फिर आता है हमारा एलिमेंट्स ऑफ स्पीच डिलीवरी, पेजन, वॉइस एंड इलस्ट्रेशन. तो ये हमारे PYQs हैं. तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग. जिसमें थीसिस राइटिंग क्या होती है? एक थीसिस वो फॉर्मल एकेडमिक डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी स्टूडेंट या रिसर्चर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ हायर स्टडीज़. इसमें ओरिजिनल रिसर्च वर्क होता है, उसका एनालिसिस और उसकी फाइंडिंग्स होती हैं जो भी उसने रिसर्च करी है किसी टॉपिक के ऊपर. और इसका पर्पस क्या होता है कि ये जो सब्जेक्ट नॉलेज और रिसर्च कैपेबिलिटी है उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है, न्यू आइडिया और फाइंडिंग को कंट्रीब्यूट करता है उस स्टडी की फील्ड में. और जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं किसी डिग्री को अवॉर्ड करने के लिए उसको भी फुलफ़िल करता है. ये रिसर्च और एनालिटिकल स्किल्स को भी दर्शाता है. और ये जो एवेल्यूएटर हैं वो उनको जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है वो एक्सेस करने में हेल्प करता है. फिर आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस, जिसमें सबसे पहले है टाइटल, पेज एंड एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें टाइटल, स्टूडेंट डिटेल्स, समरी ऑफ रिसर्च. फिर आता है हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें रिसर्च प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस. फिर लिटरेचर रिव्यू, जिसमें समरी होती है एग्जिस्टिंग स्टडीज़ की. फिर आती है हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसमें डिज़ाइन, टूल्स, डेटा कलेक्शन मेथड लिखे जाते हैं. एंड फिर आता है हमारा डेटा एनालिसिस एंड रिजल्ट, जिसमें फाइंडिंग्स को टेबल और ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. फिर डिस्कशन होता है जिसमें रिजल्ट और जो उसका रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन एंड कंपैरिजन होता है. फिर आता है हमारा कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, जिसमें की कंट्रीब्यूशन होता है और स्कोप होता है फ्यूचर रिसर्च के लिए. नेक्स्ट वन इज़ रेफरेंसेस, जिसमें जो सोर्सेज का यूज़ किया गया है उन्हें लिखते हैं. फिर आता है हमारा अपेंडिक्स, ये सप्लीमेंट्री मटेरियल है, इसे आप ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं छोड़ भी सकते हैं. फिर आती है हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग. प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है? डिटेल्ड अकाउंट होती है उस वर्क की जो आप किसी प्रोजेक्ट को करते समय आप जो काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग होती है. ये रिसर्च ओरिएंटेड होती है थीसिस से, और ये मेनली नॉलेज के एप्लीकेशन पर डिपेंड करती है. ये ये हाईलाइट करती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स को. और इसका पर्पस ये होता है कि ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाती है प्रोजेक्ट वर्क का, प्लानिंग को, एग्जीक्यूशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को एवेल्यूएट करती है. और जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसी भी थ्योरेटिकल नॉलेज की उसे डेमोन्स्ट्रेट करने में हेल्प करती है. फिर आता है हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले हमारा टाइटल पेज आता है, फिर सर्टिफिकेट पेज जिसमें डिटेल्स होती है प्रोजेक्ट की और अप्रूवल होता है. फिर एक्नॉलेजमेंट, जिसमें क्रेडिट्स दिए जाते हैं गाइड्स को या सपोर्टर को. फिर एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसमें समरी होती है प्रोजेक्ट की. फिर इंट्रोडक्शन पार्ट होता है जिसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए होते हैं. फिर हमारा सिस्टम प्रोजेक्ट डिज़ाइन होता है जिसमें टूल्स, टेक्निक एंड डिज़ाइन डिटेल्स होती हैं. फिर आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन एंड मैथडोलॉजी, जिसमें जो स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय तो वो लिखे जाते हैं. फिर हमारा रिजल्ट्स एंड डिस्कशन होता है जिसमें जो आउटकम हमें मिला है वो हम लिखते हैं. फिर हमारा कंक्लूजन एंड फ्यूचर स्कोप, जिसमें समरी एंड रिकमेंडेशन लिखी जाती हैं. लास्ट वन इज़ रेफरेंसेस एंड अपेंडिक्स, जिसमें सोर्सेस और सपोर्टिंग मटेरियल लिखे जाते हैं. ये हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एग्जांपल है जो आप देख सकते हैं, इस तरह की प्रोजेक्ट रिपोर्ट. नेक्स्ट टॉपिक हमारा टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग. ये हमारा फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो हमारे प्लान्स, मेथड और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सॉल्यूशन होता है उसे आउटलाइन करता है. किसी प्रोजेक्ट को हम अंडरटेक कर रहे हैं, किसी को सर्विस दे रहे हैं जो कि हम क्लाइंट्स को सबमिट करते हैं लास्ट में, तो ये हमारा वो टेक्निकल प्रपोजल होता है. इसका पर्पस ये होता है कि जो रीडर है उसे ये दर्शाना कि जो सॉल्यूशन है, जो हम प्रपोज सॉल्यूशन है वो प्रैक्टिकल है, फीजिबल है एंड बेनिफिशियल है. इसमें टेक्निकल डिटेल्स होती है, मेथडोलॉजी होती है, कॉस्ट होती है और टाइमलाइन होता है, कितने टाइम में उस काम को किया जा सकता है. अप्रूवल के और फंडिंग और कॉन्टैक्ट के लिए ये यूज़ किया जाता है. और ये हमारे टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और प्लानिंग एबिलिटी को दर्शाता है. ये डिसीजन मेकर को कन्विंस करता है कि वो एक्सेप्ट करे और अप्रूव करे इस प्रोजेक्ट आइडिया को, जिससे कि हम इसे आगे बढ़ सकें.
फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है गुड टेक्निकल प्रपोजल की? ये क्लियर होता है, कंसाइज एंड वेल ऑर्गेनाइज होता है, सिंपल और फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ होता है, इसमें डायग्राम्स, चार्ट और डेटा होते हैं जो कि विजुअली अट्रैक्टिव होते हैं और ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। ये टेक्निकली एक्यूरेट होती है और रियलिस्टिक होती है। ये फैक्चुअल भी होती है नेचर में, जिससे कि ये एक अच्छी टेक्निकल प्रपोजल होने का प्रूफ है। इम्पोर्टेंस क्या होती है टेक्निकल प्रपोजल की? ये प्लानिंग और अप्रूवल में हेल्प करता है। ये कॉस्ट, टाइम और फिजिबिलिटी को एक्सप्लेन करके जो रिस्क है उसे रिड्यूस कर देता है। ये एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है जब हम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस टाइम पर। ये प्रोफेशनल और टेक्निकल राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है। फिर आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ टेक्निकल प्रपोजल। ये इस तरह टेक्निकल प्रपोजल क्लासिफाइड होते हैं, किस तरह से उन्हें रिक्वेस्ट किया गया है और किसके लिए वो लिखे गए हैं। सबसे पहले आते हैं सॉलिसिटेड टेक्निकल प्रपोजल। ये एक रिक्वेस्ट, जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्ट करती है उस पर ये लिखे जाते हैं। ये आरपीएफ की फॉर्म में भी रिक्वेस्ट हो सकती है। जो फॉर्मेट और रिक्वायरमेंट होती है वो क्लियरली डिफाइंड होती हैं इसमें कि किसी कंपनी को किस तरह का चाहिए। जैसे कि एक कंपनी है, वो प्रपोजल इनवाइट कर रही है सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप करने के लिए, तो ये उस तरह के भी हो सकते हैं। फिर आता है हमारा अनसॉलिसिटेड टेक्निकल प्रपोजल। ये होता है जो कि बिना किसी फॉर्मल रिक्वेस्ट के दिखाया जाता है। ये प्रपोजल अपने इनिशिएटिव की तरह दिखता है, कोई नया आइडिया देने के लिए, नया सॉल्यूशन देने के लिए, इनोवेटिव कॉन्सेप्ट को दर्शाने के लिए दिखाया जाता है। जैसे कोई नया एनर्जी सेविंग सिस्टम का प्रपोजल दिया किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे कि वो उस आइडिया को अप्रूव करे, उन्हें फंडिंग दे ताकि वो उस पर प्रोजेक्ट बना सके। फिर आता है हमारा इंटरनल टेक्निकल प्रपोजल। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, मैनेजमेंट के लिए या कलीग्स के लिए। ये एग्जिस्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए दिखाया जाता है। मतलब फोकस सोर्स का यही होता है कि जो इंटरनल एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं उन्हें इम्प्रूव किया जा सके। इसमें लेस बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन का यूज़ होता है, क्योंकि जो ऑडियंस होती है वो फेमिलियर होती है। फिर आते हैं हमारे एक्सटर्नल टेक्निकल प्रपोजल, जो कि क्लाइंट्स और ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखे जाते हैं, जो कि प्रपोजल कंपनी के बाहर के हैं। इसमें डिटेल्स एक्सप्लेनेशन होती है और फॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है। इसमें बैकग्राउंड इंक्लूड होता है, ऑब्जेक्टिव, बजट एंड टाइमलाइन। और ये जो प्रपोजल सबमिट होता है क्लाइंट के लिए न्यू प्रोजेक्ट के लिए, तो ये हमारा एक्सटर्नल टेक्निकल प्रपोजल होता है। फिर आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टेक्निकल प्रपोजल, जिसमें सबसे पहले आता है टाइटल पेज, जिसमें प्रोजेक्ट टाइटल एंड प्रपोजल की डिटेल। फिर इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड एंड प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन। फिर आता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें गोल्स होते हैं प्रपोजल के। फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जिसमें क्लियर डेफिनेशन होती है इशू की। फिर प्रपोज सॉल्यूशन, जिसमें टेक्निकल अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी होती है। फिर आते हैं हमारे टेक्निकल डिटेल्स, जिसमें टूल्स, टेक्नोलॉजी, सिस्टम डिज़ाइन। फिर वर्क प्लान और टाइमलाइन, कितने टाइम में बनेगा। फिर उसका बजट और या रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड होते हैं। एक्सपेक्टेड आउटकम्स एंड बेनिफिट्स। फिर आता है हमारा कंक्लूजन, जिसमें प्रपोजल को जस्टिफाई किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज़ रेफरेंसेस, अगर कोई है तो। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाउ टू पिच एन आइडिया, प्रोसेस, प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर। Pitching an idea involves a systematic process of identifying a problem, presenting a solution and persuading the audience. आइडिया पिच करने का मतलब होता है कि हम किसी प्रॉब्लम को पहचानें, हम उसका कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट करें और ऑडियंस को प्रभावित करें या उन्हें बताएं ये किस तरह से हेल्प कर सकता है उनकी। इसमें थॉरो प्रिपरेशन होती है, एक क्लियर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये पार्ट्स होते हैं, जिससे कि जो आइडिया है वो कन्विंसिंग हो और इम्पैक्टफुल हो। प्रोसेस क्या होता है आइडिया को पिच करने का? सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपका क्या इशू है, मतलब जो प्रॉब्लम है वो क्या 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 इशू को रेस कर रही है। फिर आइडिया डेवलप किया जाता है कि हम उसे कैसे वैलिडेट कर सकते हैं एग्जाम्पल और फैक्ट से। फिर ऑडियंस को जाना जाता है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है, उनका एक्सपेक्टेशन क्या है। फिर पिच प्रिपेयर की जाती है जिससे कि क्लियर और कंसाइज और परsuasive रखा जाता है। फिर हम पिच को डिलीवर करते हैं और कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करते हैं विद द सपोर्टिंग विजुअल्स। एंड द लास्ट वन इज़ फीडबैक एंड फॉलोअप, जिसमें हम क्वेरीज का आंसर करते हैं और बहुत सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं एंड मोर डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि उसे एक बेहतर पिचिंग हो सके। प्रिपरेशन बिफोर पिचिंग, पिचिंग से पहले कौन कौन सी प्रिपरेशन करनी होती है, जिसमें सबसे पहले होती है रिसर्च,
जिसमें मार्केट ट्रेंड्स, कंपिटिटर्स और फिजिबिलिटी को रखकर रिसर्च की जाती है और यूनिक वैल्यू को डिफाइन किया जाता है, जिससे कि आपका आइडिया किस तरह डिफरेंट है। फिर प्रैक्टिस की जाती है कि आप टाइम लिमिट्स के अंदर ही उस आइडिया को पिच करें। विजुअल एड्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें स्लाइड, प्रोटोटाइप्स और डेमोस का यूज़ होता है। फिर आता है हमारा एंटिसिपेट क्वेश्चंस, जिसमें कुछ जो क्वेश्चन, जो डाउट आपको लगता है कि आपके विजुअल व्यूअर के माइंड में आ सकते हैं, उनके लिए आंसर प्रिपेयर करें। स्ट्रक्चर क्या होता है गुड पिच का? सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन, जैसे कोई सी स्टोरी या फैक्ट से हम स्टार्ट करें। फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हम चैलेंज को बताएं, क्या चैलेंज है। फिर आप आइडिया बताएं कि आपका आइडिया उससे किस तरह सॉल्व कर रहा है। हाउ इट वर्क, एक्सप्लेन द प्रोसेस और मेथड। फिर आते हैं हमारे बेनिफिट्स, इसमें हम एडवांटेज और यूनिकनेस को हाईलाइट करें। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन या प्लान, जैसे स्टेप्स, टाइमलाइन एंड फिजिबिलिटी। एंड द लास्ट वन इज कंक्लूजन, जिसमें हम कॉन्फिडेंस के साथ एंड करें और अप्रूवल या सपोर्ट की रिक्वेस्ट करें। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पिच। टाइप्स ऑफ पिच में क्या होता है? सबसे पहले आता है एलिवेटर पिच। ये बहुत ही शॉर्ट पिच होती है, 30 to 60 सेकेंड्स की, जिसमें कि आइडिया को क्विकली और क्लियरली डिफाइन एक्सप्लेन किया जाता है। ये कैजुअल मीटिंग और नेटवर्किंग के दौरान बताई जाती हैं। इसमें कोर आइडिया और वैल्यू को फोकस किया जाता है, जैसे कोई स्टार्टअप आइडिया किसी प्रोफेसर को हम लिफ्ट में दे रहे हैं, तो ये एलिवेटर पिच होती है। सेकंड आती है हमारी बिजनेस पिच। ये बिजनेस आइडिया और प्लान को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, मार्केट और बेनिफिट्स को कवर करती है। इसमें एलिवेटर पिच से ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। ये कंपटीशन के लिए, क्लाइंट्स के लिए और पार्टनर के लिए यूज़ की जाती है। थर्ड वन इज़ इन्वेस्टर पिच, जो कि इन्वेस्टर और फंडिंग एजेंसीज को प्रेजेंट की जाती है। ये प्रॉफिट, स्केलेबिलिटी एंड ROI पे फोकस्ड होती है। इसमें फाइनेंशियल ग्रोथ प्लान और टीम स्ट्रेंथ भी आती है। नेक्स्ट वन इज सेल्स पिच। सेल्स पिच किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या कोई सर्विस दे रहे हैं उसके लिए यूज़ की जाती है। इसमें फीचर्स, एडवांटेज और कस्टमर बेनिफिट्स आते हैं। ये परसुएसिव होती है नेचर में और कस्टमर फोकस्ड होती है। नेक्स्ट पिच इज आइडिया पिच। ये एकेडमिक्स और इनोवेशन फॉरम्स में यूज़ होती है। ये क्रिएटिविटी, यूजफुलनेस और फिजिबिलिटी पे फोकस होती है। ये कॉलेजेस, सेमिनार और हैकाथॉन में कॉमन होती है। जो आप देख सकते हैं किसी सेमिनार में कोई आइडिया पिच का कंपटीशन हो रहा है या कुछ हो रहा है, जिसमें बच्चे कुछ आइडिया देते हैं किसी इनोवेशन को लेके, तो ये वो वाली पिच होती है। एंड द लास्ट वन इज टेक्निकल पिच। ये टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है किसी भी किसी भी प्रॉब्लम का। ये मेथोडोलॉजी, टूल्स और इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा फोकस्ड होती है। ये प्रोजेक्ट रिव्यू में यूज़ होती है, टेक्निकल प्रपोजल और सेमिनार्स में यूज़ होती है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ स्पीच डिलीवरी, जिसमें आता है पैसन, वॉइस एंड इलस्ट्रेशन। पैसन क्या होता है? पैसन रेफर्स टू द एंथुसियाज्म एंड इंटरेस्ट। पैसन होता है हमारा जो इंटरेस्ट स्पीकर के द्वारा दिखाया जा रहा है, ये उसे दर्शाता है। ये रिफ्लेक्ट करता है जो स्पीकर है वो टॉपिक्स में कितना बिलीव करता है, कितना विश्वास करता है, कितना एक्टिवली लिसन कर रहा है। ये स्पीच को लाइवली, एनर्जेटिक एंड एंगेजिंग बना देता है। ये वॉइस मॉड्यूलेशन और फेशियल एक्सप्रेशन से और भी अच्छे से एक्सप्रेस किया जा सकता है। जो पैशनेट स्पीकर होता है वो ऑडियंस के अटेंशन को होल्ड करके रखता है और कॉन्फिडेंस बनाता है और उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उन्हें अपनी बातों में बिल्कुल मतलब अच्छे से बताता है। तो ये पैशन होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ पैशन, ये ऑडियंस की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ा देती है। ये क्लैरिटी और इफेक्टिवनेस लाती है कम्युनिकेशन में, और ये पॉजिटिव इमोशनल कनेक्शन बनाती है लिसनर्स के साथ। नेक्स्ट वन इज पॉइस। पॉइस का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, कामनेस एंड सेल्फ कंट्रोल ड्यूरिंग स्पीच डिलीवरी। जो हम कॉन्फिडेंस आते हैं, जो हम सेल्फ कंट्रोल होता है, किसी कोई भी हम स्पीच डिलीवर कर रहे हैं तो वो पॉइस होती है। इसमें प्रॉपर पोस्चर होता है, आई कांटेक्ट होता है और कंट्रोल मूवमेंट होते हैं। ये स्पीकर को अपनी नर्वसनेस या क्लियरली बोलने में हेल्प करता है। जो पॉजिटिव स्पीकर होता है वो प्रोफेशनल लगता है और ट्रस्टवर्दी होता है। ये क्लैरिटी को बढ़ाती है और ओवरऑल इम्पैक्ट होती है जो स्पीच की, उसको भी इम्प्रूव करती है। जैसे कि आप सीधे खड़े रहें, अब बोलते समय में आई और कांटेक्ट को मेंटेन करें और क्लियरली बोलें बिना किसी अननेसेसरी मूवमेंट के। इंपॉर्टेंस क्या होती है वॉइस की? ये स्टेज फियर और प्रेशर को हैंडल करने में हेल्प करता है। स्पीकर को प्रोफेशनल एंड रिलायबल बनाता है। स्मूथ एंड ऑर्गेनाइज्ड स्पीच डिलीवरी हो जाती है इससे। नेक्स्ट वन इज इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल
आइडियाज़ को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है। ये स्पीच को इंटरेस्टिंग बना देता है और ईजी टू अंडरस्टैंड बना देता है। कॉमन इलस्ट्रेशन में रियल लाइफ एग्जांपल होते हैं, स्टोरीज, डायग्राम्स और चार्ट्स का यूज़ होता है। ये ऑडियंस को मैसेज को रिमेंबर करने में हेल्प करता है लंबे समय तक। प्रॉपर इलस्ट्रेशन होता है उसमें ऑडियंस की एंगेजमेंट और अटेंशन को इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि आप किसी विजुअल का यूज़ करें, किसी डायग्राम का कोई स्टोरी बना दें, या आप कोई रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी को बताएं उन्हें एक टीम वर्क समझाते समय, तो ये उन्हें और भी एंगेजिंग बना देता है विद द स्पीकर। इम्पोर्टेंस ऑफ क्या होती है रजिस्ट्रेशन की? ये क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है, आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करता है एविडेंस और एग्जांपल के साथ। ये बोर्डम को रिड्यूस कर देता है और इंटरेस्ट को बढ़ा देता है, और जो आपकी स्पीच है उसे मोर इफेक्टिव एंड कन्विंसिंग बना देता है। सो थैंक यू गाइस।